लोगों को बेटा आज पढ़ना था एरर। क्या पढ़ने हैं? एरर। एरर का मीनिंग होता है त्रुटि ही जैसे हम लोग कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ नापा जाता है, तो नापने में जो गलतियाँ आप करते हैं, क्या करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, कोई भी चीज़ मान लो उसका मेजरमेंट आपने किया इसकी लंबाई में, अब इसकी लंबाई जो एक्चुअल है और जो आपने मेजर किया उनमें जो डिफरेंसेस होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक, मतलब एक्चुअल जो पैरामीटर उसका है 7 और जो आपने मेजर किया है उनका दोबारा वाला समझ। हाँ जी, उस केस में क्या होगा, जो आपका मेजरमेंट है और जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे दोनों क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंसेस होगा उसी को नाम दिया जाता है क्या? एरर कहा जाता है। अब कंडीशन कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे आपने कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, क्लास में कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, कितने लोग यहाँ प्रैक्टिकल हुआ था? चलिए, अच्छा इतने लोग यहाँ प्रैक्टिकल हुआ था। या कितने लोगों ने फाइल बनाए थे प्रैक्टिकल की? फाइल भी पूर्ण बनाया था। अब नहीं बनाया था, अभी नहीं बनाया था, दक्षिणा पे काम चल गया है। हमारे यहाँ से भी होता है बेटा कि फिलहाल बहुत लोगों ने बनाया था, एक दो के लोग हैं जहाँ पे नहीं बना है या इन्होंने किसी काम में उठा के पेस्ट करके दिया होगा, ठीक, काम चल गया होगा। तो उसमें क्या लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं फाइलें बनाते हैं, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग लिखते हैं उसमें सिंगल रीडिंग नहीं होती, कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपकी सिंगल रीडिंग नहीं होती है। हम एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लेते हैं, कोई भी चीज़ का अगर मेजरमेंट आप करते हो ना तो कम से कम उसमें 3 एक्सपेरिमेंट आपको करने होते हैं, मिनिमम 3, उससे ज़्यादा कुछ भी आप कर सकते हो 4-5। तो उस केस में हम लोग जो मल्टीपल रीडिंग लेते हैं ना, उस रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपका वही होता है कि चूँकि जो भी जब आप कोई चीज़ मेजर करते हैं ना, तो जरूरी नहीं पहली बार जो आपने मेजरमेंट किया वही एक्यूरेट होगा, ठीक, उसकी मल्टीपल रीडिंग लेते हैं और उसका जो मीन वैल्यू आपकी होती है उसे हम मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू माना जाता है। जैसे मान लो यही ले लेते हैं, ये रॉड है, मार्कर है। अब इस मार्कर की लेंथ अगर मान लो हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, सपोज दैट इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मान लो अलग अलग लोगों ने मेजरमेंट किया, किसी ने इसकी लेंथ मेजर किया 10.1 सेंटीमीटर, किसी ने 10.2 सेंटीमीटर, किसी ने 9.8 सेंटीमीटर, किसी ने 9.9 सेंटीमीटर। मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग है। तो बोला जाता है मोस्ट एक्यूरेट जो वैल्यू होगी, जो इसकी मोस्ट क्या होगी? एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगा बेटा वो इसका क्या मीन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, ठीक। और मेजरमेंट हम तभी करते हैं जब इसके बारे में हमें पता ना हो। अगर हमें पहले पता है इसकी लंबाई एक्चुअल में कितनी है तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग मेजरमेंट कब करते हैं? इसके बारे में पहले हमें पता नहीं होता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो भी रीडिंग आप ऑब्टेन करते हो, अगर पहले पता होता है कि इसका वैल्यू इतना ही है तो क्या मेजरमेंट करने की जरूरत है? सीधा हम लोग देते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तभी हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंट मेजरमेंट लेते हैं। तो उस केस में जो डिफरेंट आपने रीडिंग लिया है उसके जो मीन वैल्यू होगी, औसत वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, उसी को आप क्या लेते हो? क्या कौन सा? वो एक्चुअल वैल्यू या उसी को आप रियल वैल्यू जैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो उसके बेस में हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। अब देखो जो एरर आपका होता है बेटा, जो भी हम लोग एरर लेते हैं, जो भी एरर की हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो एरर के कारण क्या होगा, थोड़ा सा पहले प्रोजेक्टर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फिर क्या आगे बढ़ेंगे। देखो जो भी चीज़ें हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, वैस करोगे इस पर आप लोग कर लिए बेटा, अभी रख रहे जितने लोग बाद में आते हैं तो सवाल नहीं होगा, चलिएगा आप ये आप लोग करिए साइन है। चलो ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हो तो जो फॉल्ट आते हैं ना उससे कई रीजन होते हैं। बेसिकली पहले हम लोग एरर का 2 पार्ट बांट देते हैं, एक सिस्टमेटिक और एक रेंडम। एक हमारा होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझेंगे। एक सिस्टमेटिक लेते हैं बेटा, दूसरा रैंडम लेते हैं। जो सिस्टमेटिक एरर आप लेते हो, क्या लेते हैं हम लोग बेटा? सिस्टमेटिक एरर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर को हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं बेटा? दैट टाइप ऑफ एरर विच कॉज विल बी नोन, जिसका कारण हमें क्या होता है? पता होता है। जिसका कारण क्यों हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसका पता होता है। एंड इट कैन बी मिनिमाइज्ड, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं सिस्टमेटिक में। रैंडम की कंडीशन बेसिकली जो सिंपल वे में हम लोग कह लेते हैं, जिसमें
जो अकस्मली कोई चीज़ हो, जैसे फैन चल रहे हैं, चल रहे हैं ना, क्या डिफाइंड है कि सिर्फ टूट के गिरेगा? पता है क्या? पता है जी? अरे पता तो यहाँ नहीं कभी भी गिर सकते हैं ना, मतलब पहले से इनिशियली हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कब ऐसी घटना हो जाएगी। ठीक, तो जो चीज़ें रैंडमली अकर करती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत तेज बारिश आ जाए, पूरी पानी भर जाए, तो क्या होगा? पहले से डिफाइंड नहीं है ना, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग क्या कह लेते हैं? रैंडम। सबका हो गया बेटा? आप लोग आप लोग को चलिए, तो उस केस में क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कह लेंगे? रैंडम कह लेंगे, जिसका प्री इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसका आपका प्री इंफॉर्मेशन नहीं होता, उसे किस में कैटेगराइज करोगे? रैंडम में। मतलब कब पर्सनली वो हो जा रहा है उसे रैंडम में। जैसे गाड़ी लेके आप चलते हो, ये किसी को पता है कि हमारे इसमें एक्सीडेंट होगा? पता है? पता होता है, उस दिन घर से निकलते ही नहीं कि हमारा रोड पर एक्सीडेंट होगा, हम नहीं निकलते। ठीक, तो कंडीशन जिसका इनिशियली पहले से प्री इंफॉर्मेशन नहीं होता है, रैंडमली एग्जिस्ट करती है, अगर करती है, उसे रैंडम एरर कहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम एग्जाम में पेन लेके जाते हैं, पेन चलना बंद हो जाता है। ठीक, किसी साथ हुआ तो नहीं हुआ, तो ऐसी बात। ठीक, चेक करके ले आते हैं। फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो या तो पड़ोसी का सपोर्ट मिले, या तो फिर आप परेशान होंगे, किसी और से मांगेंगे। तो कंडीशन क्या है? ये सब रैंडमली चीज़ें होने वाली होती हैं। ऐसे कुछ एरर जो होते हैं वो क्या होता है? रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं किसी कैलकुलेशन में, उसी को हम लोग कह लेते हैं रैंडम। अब दूसरी चीज़ है जो सिस्टमेटिक एरर है, उसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। एक होता है बेटा हमारा क्या? पहला एरर ड्यू टू अनएक्सपीरियंस। अनएक्सपीरियंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल लैब में जो लोग नहीं गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं प्रेजेंट टाइम में, होना चाहिए। फिर आप सभी स्कूलों में देखिए थोड़ा सा पैटर्न, ना तो बच्चों का इंटरेस्ट है, ना तो सिस्टम का इंटरेस्ट रहता है, तो थोड़ा कम कराया जाता है। ठीक, तो उस केस में पहले के टाइम पे पापा लोग से पूछिएगा, उनकी पढ़ाई के टाइम पे ज़रूर रोज़ लास्ट आवर जो होता था प्रैक्टिकल का हुआ करता था। ठीक है, मतलब लास्ट पीरियड आपको क्या प्रैक्टिकल के होते ही होते थे, और उसमें सबको और जब आपकी शेड्यूल होती थी उस दिन प्रेजेंट होना कंपलसरी होता था। ऐसा नहीं हमारा मन नहीं कर रहा है, हम नहीं करेंगे। ठीक, तो वो चीज़ें आपकी जो होती थी, जो प्रैक्टिकल हमारे होते थे, हमारा अपने साल भर में अपने प्रैक्टिकल लैब में नहीं गए हैं, और एग्जामिनर आने वाले हैं, और एग्जामिनर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने कहा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और साल भर तो आपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा ही नहीं है, तो फिर क्या प्रैक्टिकल सही रीडिंग मिलेगा क्या? नहीं। तो ये कारण किसका है? अनएक्सपीरियंस। मतलब आपको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में चले जाते हैं, उन्होंने थ्योरेटिकल एग्जाम तो दिया है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कभी दिया नहीं, सर्किल कैसे भरी जाती है, क्या क्या है, तो आधा बोलिएगा तो भर के आ जाते हैं। ऐसे भी कंडीशन बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे है? ड्यू टू अनएक्सपीरियंस। या आपने गाड़ी ले लिया, साइकिल ले लिया, चलाया कभी है नहीं, और भीड़ में लेके चले गए, तो 4 लोग का हाथ पैर तोड़ के चले आए, तो कंडीशन कैसा है ये? क्यों? आपकी गाड़ी सही थी, साइकिल सही थी, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं था, उसको चलाने का तरीका नहीं मालूम था, इसलिए गलती आपने किया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारी पार्ट होती हैं ड्यू टू किसकी वजह से? अनएक्सपीरियंस। तो एक कैटेगरी होता है ये। ठीक, दूसरा होता है ड्यू टू क्या? इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर का मतलब जिस बेटा इंस्ट्रूमेंट मशीनी कर रहे हो, अगर उसमें कोई डिफेक्ट किसमें है? इंस्ट्रूमेंट में है। जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से जो एरर आपका डेवलप होगा, उसकी वजह से क्या होंगे? जो एरर डेवलप होंगे, हम लोग उसको कह लेते हैं एरर ड्यू टू किसके? डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर की वजह से जो आपका डिफेक्ट आ रहा है, कमियाँ आ रही हैं, त्रुटियाँ आ रही हैं, तो वो कंडीशन आपका होता है ड्यू टू क्या? इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। यानी इंस्ट्रूमेंट अगर डिफेक्टिव है, जैसे आप लाइव में ही जाते हैं, माफ कर लेते हैं, लाइव में आप जाते हो, अगर जो इंस्ट्रूमेंट आपको मेजरमेंट के लिए मिला, मान लो आपने एक्सपेंड करना अच्छे से आपको आता है, बट जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया अगर उसमें कोई फॉल्ट है, तो क्या उससे रीडिंग करेक्ट मिलेगा? अगर इंस्ट्रूमेंट में ही कोई फॉल्ट है जिससे हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, और उससे आप कोई प्रैक्टिकली कोई रीडिंग ले रहे हो, तो क्या रिजल्ट वो सही रहेगा? ठीक, जैसे सबसे ईजी हमें सबके पास मीटर स्केल होता है, पर्टिकुलर जिसे हम लोग बोल लेते हैं, तो मीटर स्केल होता है, देखो उसमें लाइनिंग बनी होती है। अगर लाइनिंग डिटेल हो गई, बहुत पुरानी आपकी हो गई स्केल, अब वो घिस गई है, इरेज हो गई, अब उससे अगर आप मीजर करोगे, हाथ ये वाला सब कुछ हटा लेता है। आप ही बोल रहे ये नीचे से सपोर्ट, गले में प्रॉब्लम नहीं है ना, तब सपोर्ट हटा लो, उससे दिमाग में कुछ आता नहीं है। ठीक, ऐसे किया तो ये बंद। ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको जो क्या इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिया गया, मीटर स्केल आपको दिया गया, अगर उस मीटर स्केल की क्या हो रही है, लाइनिंग है, अगर वो इरेज्ड है, मिट गई है,
उससे कोई रीडिंग लेंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन में आप देंगे गलत ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपका इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है तो ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल फैक्टर यानी अनडिटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। केयरलेसनेस। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती बनाई जाती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे बनाई जाती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मार्केट से आपने पैक आया वगैरह जो भी पैक होती हैं, तो उस केस में क्या होता है उनका जो मेजरमेंट दिया जाता है कि इतने टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम इतना है। खासकर जो आयल टाइप के लिक्विड टाइप के आपके आइटम्स होते हैं उनका टेम्परेचर चेंज करने या गैसीय सब्सटेंसेस जो होती है उनका टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। चलो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। लिक्विड होगा तो वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती है। जैसे आप मान लो मटका आया, सबसे पहले आपने पैक लाया, उसके बाद जब पैक डब्बा लीजिएगा या पैकेट लीजिएगा, दोनों में आता है, उस पर देखिएगा उसमें लिखा होता है क्या, वॉल्यूम 1 लीटर एट दिस टेम्परेचर। अगर कंपनी ब्रांडेड कंपनी का है तो, ऐसे है तो कोई बात नहीं। तो ब्रांडेड कंपनी वालों पे आपको लिखा होता है वॉल्यूम कितना 1 लीटर एट जो भी आपका टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी उस पर रीडिंग बना हो, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप उसके वॉल्यूम को मीजर करोगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 1 लीटर के बराबर आएगी। अगर उसको फ्रीजर में रख दिया तो टेम्परेचर जनरली घटने पे वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। वाटर को छोड़ दीजिए, वाटर में एक्सेप्शन होता है बेटा। वाटर को जब हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म से जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में उसमें एक्सपेंसन होता है। सभी ने पढ़ा होगा कि ये एक्सेप्शनल कंडीशन आपकी होती है। देखिए एक ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। स्पेशली किसके लिए, वाटर को जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो आइस का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए किसी डब्बे में आप घर में जाकर मेडिकल कर सकते हैं, डब्बे में पूरा पैक पूरा फुल भर के उसके नॉक को क्या करिए, ढक्कन को बंद करके और फ्रीजर में डाल दीजिए। जब वो फ्रीज होता है डब्बा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसका कारण आपका वही होता है कि जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है बेटा तो उसमें एक्सपेंसन होता है। बाकी जितनी मटेरियल हम लोग स्टडी करते हैं या नोन हैं, उन सब में जब टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। एक्सेप्शनल कंडीशन केवल वाटर के लिए है बेटा। वाटर के केस में केवल आपका ऐसा होता है जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है, यानी वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती है। वो किसमें, लिक्विड से, जब किसमें बदल रहा है, सॉलिड। बाकी जितने मटेरियल हैं, जितने नोन हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर राइज करने पे इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर फॉल करने पे डिक्रीज करता है। ठीक, तो उस केस में जो मेजरमेंट इसीलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया जाता है, क्योंकि आप कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। मान लिया अगर आपने वैसे दे दिया कि 1 लीटर हमारा वॉल्यूम है, टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, अब टेम्परेचर को आपने घटा दिया या बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बदल जाएगा ना। तो वॉल्यूम बदल जाएगा आपके, तो भैया आपने जो पैड किया था 1 लीटर वो तो क्या 990 ml ही मिल रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में इसीलिए जो ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं वो मेजरमेंट किस टेम्परेचर पे लिया गया है वो वहाँ पे इंडिकेटेड होता है। समझ गया जी सर। तो ये केस आपका हो गया बेटा, यहाँ से दिखा दिया। दूसरी चीज़ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे स्केल बनाई जाती है। जो मेजरिंग स्केल आपकी होती है जिसको आप पटरी बोल ले रहे हैं, तो जो मेजरिंग स्केल है, स्केल की बेटा जो लंबाई होती है हम लोग बनाते हैं, इस बीच की गैप में क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है, 3 से समथिंग का बना जाता है। ये जितने मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की जो रीडिंग होती है ना, ये भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पर उसको डिजाइन किया गया है, अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ऐसा नहीं कि 1 फीट की पटरी दिया है और बाहर का दिया तो 2 फीट हो जाएगा, इतना वेरिएशन नहीं होता, बहुत माइन्यूट होता है, बट वेरिएशन बेटा मिलेगा। ठीक, तो वो चीज़ आपकी होती है। इसलिए आपने पढ़ा होगा अभी थर्मल एक्सपेंशन हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ेंगे हीट, तो वहाँ पे बोला जाएगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ आपकी 2 जॉइंट होती हैं वो क्या होती है, थोड़ी सी उसमें गैप कर दी जाती है, या 9th लेवल पे ही आपको पढ़ाया जाता है साइंस में। तो गैपिंग का जो रीजन होता था क्या होता था, हीटिंग होने पे ट्रेनें जब पास होती हैं या टेम्परेचर बढ़ता है तो हीटिंग होने पे क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, लंबाई में इंक्रीजमेंट होगा, वृद्धि होगी। और लंबाई जब बढ़ेगी तो अगर आपको एकदम अटैच है तो क्या होंगी, बेल्ट कर जाएंगे, टेढ़ी हो जाएंगी पटरियाँ। इसीलिए उनमें क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। ये तो यहाँ की चीज़ है, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन का ही एग्जाम्पल ये रहता है। ठीक, अगला होता है एलर्जी को क्या, केयरलेसनेस। लापरवाही। क्या होता है बेटा, लापरवाही। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, इसलिए बोला जाता है जो भी करिए उसको केयरफुली करिए। केयरफुली मतलब मन लगा के, एकदम तन मन धन। ठीक, तो उस
केस में अगर आप केयरफुली करेंगे तो उसमें फॉल्ट होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। कम होंगे। जैसे गाड़ी में मान लो पापा ने बड़ा, वैसे पापा लोग को आपके एज में गाड़ी नहीं देनी चाहिए, ठीक ठीक। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो, इमरजेंसी मतलब क्योंकि आधा बच्चा क्या करता है उसका मिसयूज़ करता है, ठीक है। तो उस केस में कि आप गाड़ी, या पापा ने नई नई गाड़ी खरीद दिया, बाबू हमारे जाएंगे स्कूल पढ़ने के लिए, बाबू को पता राइडिंग करना है हाईवे पे, ठीक। अब किसी ट्रक वाले ने क्या किया, उड़ा दिया, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी अच्छी है, सब कुछ सही है, ठीक, लेकिन आप केयरफुली आप नहीं ड्राइव करें, मान लो आप जा रहे हैं भीड़ में, अब देख रहे हैं रोड पे क्या बिक रहा है और गाड़ी 80 की स्पीड में आगे चल रही है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे। वहाँ पे एक्सीडेंट का जो काज है बेटा वो क्या है, केयरलेसनेस है। आपको गाड़ी चलाने भी आती है, गाड़ी भी आपकी अच्छी है, बट आप केयरफुली वॉक नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो आपका क्या हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं एरर ड्यू टू केयरलेसनेस। मतलब जो हमने केयरफुली वॉक नहीं किया उसकी वजह से कमी हो रही है, उसे क्या कहते हैं एरर ड्यू टू, किसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो ये डिफरेंट हमारे क्वाड होते हैं किसके, एरर के। एरर क्यों डेवलप होगा, तो फिलहाल आपको एरर क्यों डेवलप होगा कारण नहीं पूछा जाता है, ठीक। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया कि क्यों डेवलप होता है, तो उसका कॉज आपको नहीं पूछा जाता है, उसका रीज़न जो होगा वो आपको नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते हैं बेटा वो जो भी आएगा वो परसेंटेज एरर पे पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आपको बनते हैं एरर से, वो परसेंटेज एरर पे बनते हैं, लेकिन उस परसेंटेज एरर को जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, ठीक। आप सुनो कैसे करेंगे। तो इसमें जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बेटा वो आता है एरर में, इसमें टाइप्स ऑफ एरर में जब हम लोग बात करते हैं, पहला आता है हमारा क्या, एक लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब जरा सुनना, ये तो आपके पीछे कहानी थी। एरर हमने आपको पहले बताया कि बेटा जो मेजर्ड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहने से बेटा एरर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, एरर कहते हैं, ठीक। अब एरर को अलग अलग कैटेगरी में फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। पहला हम लोग कैटेगराइज करते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। हम एग्जाम्पल से आपको समझा लेते हैं। कितने लोग पता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, हाथ उठाइए। एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, वास्तविक त्रुटि। हिंदी वालों ने पढ़ा होगा बेटा इसको, वास्तविक त्रुटि। कितने लोगों ने पढ़ा है वास्तविक त्रुटि क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। आप नहीं पढ़े, पढ़े गायब हो गया, ठीक। चलिए भैया बता दीजिए। जो एरर सर हमें नॉर्मली दिखता है वही एरर नहीं, वो किसका डिफरेंस होता है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट में जो हमको एरर मिलेगा वही है। वो तो सही है, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली निकालना हो एरर की वैल्यू क्या होगी तो कैसे आप निकालोगे, डेल्टा एल निकालेंगे। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, टोटल बटाए टाइम, जितने टाइम से निकले एल मीन ही तो होगा। एल मीन जो है, जैसे आप डिफरेंस क्या लेंगे, मीन वैल्यू में से ऑब्जेक्ट वैल्यू को, ऑब्जेक्ट वैल्यू में से मीन वैल्यू, या रियल वैल्यू में से मीन रियल वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू। जी सर। जी साहब क्या होता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू चलो हाँ क्या कह रहे हो आप, ऑब्जेक्ट वैल्यू टू वैल्यू। और लोग बेटा, हाँ जी मीन वैल्यू। ऑब्जेक्ट वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से माइनस कर लें, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जेक्ट वैल्यू को माइनस कर लें, ऑब्जेक्ट में से ट्रू को या ट्रू में से ऑब्जेक्ट को। चलिए देखो होता है बेटा कहीं कहीं बुकों में भी थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जनरली जो हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू माइनस
ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू से कह देते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट वैल्यू माइनस क्या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो वो कंडीशन का बंद नहीं कर देगा, फालतू चल रहा है। गर्मी बढ़ता है। चलो देखो, तो जो कंडीशन होता है ऑफ खोल दो इसको, ऑफ खोल दो। तो जो वैल्यू हमारी होती है बेटा, तो जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एब्सोल्यूट एरर लेते हैं बेटा, तो जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो हमने एक लेंथ लिया, जिसकी टाइप का बार एग्जाम्पल से आपको समझाया जाता है। मान लो कि कोई हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, ए बी, इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। अब मेजरमेंट अलग अलग लोगों ने लिया, ठीक, मान लो पहले किसी ने इसे मेजरमेंट जो लिया उसकी वैल्यू ना 5.1 सेंटीमीटर, इतना था 5.1 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरे लोगों ने इसका मेजरमेंट लिया, इन्होंने कहा कि ये 5.2 सेंटीमीटर है। थर्ड मेजरमेंट में इसकी वैल्यू ली 5.0 सेंटीमीटर, फोर्थ मेजरमेंट में लिया इन्होंने 4.9 सेंटीमीटर, और फिफ्थ मेजरमेंट में इन्होंने लिया 4.8। ये कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा डाटा ले जिससे आप आसानी से समझ जाइए, ठीक है, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक। तो इस केस में ये जो वैल्यू है सारे ऑब्जर्व वैल्यू हैं, क्या है ऑब्जर्व वैल्यू है, कितना आपने इसका मेजरमेंट लिया, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा कि यहाँ से हमें निकालना क्या है, जो हमारी वैल्यू है, ये तो आप किसकी वैल्यू हो गई, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू की बात हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर जो हम लोग लेते हैं बेटा, ठीक, लिया जाता है ऑब्जर्व या इसी को मेजर्ड वैल्यू भी हम लोग बोल लेते हैं, ठीक। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, माइनस मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ही आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं बेटा, मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। कुछ बुकों में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। बट जो हम लोग कंसिडरेबल में उसमें है वो हम लोग ऑब्जर्व माइनस क्या लेते हैं, मीन या ट्रू लेते हैं, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, ये तो एब्सोल्यूट एरर का रिलेशन हमारा फार्मूला बन गया, जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिया है, कितने 5 ऑब्जर्वेशन लिए। अगर यहाँ से हमें इनमें सभी ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, क्या निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, तो हमें पहले इसकी मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मीन वैल्यू तो मालूम नहीं है। तो इसको जब एल मीन ले लेंगे, क्या करेंगे, एल मीन ले लेंगे कि जितने भी मेजरमेंट हमने लिया है तो सबका सम बटे 5 निकालते हैं। जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उनका सभी का बेटा सम कर लीजिए, अपॉन क्या, जितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। याद रखेंगे मीन निकालते समय अगर कोई भी कैलकुलेशन में डाटा 0 भी है तो उसे भी हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, नहीं तो नीचे जो आपका डिवाइडिंग फैक्टर होगा वो बदल जाएगा और रिजल्ट आपका बदल जाएगा, ठीक। जैसे मान लो कोई आपके यहाँ कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं। अब कोई एक सब्जेक्ट मान लो एग्जाम देने नहीं गया, ठीक, तो कितने सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया, 4 सब्जेक्ट में। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करके नहीं, 5 से ही आप डिवाइड करोगे, कितना परसेंट आपको मार्क्स मिले, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व अपॉन टोटल इंटू क्या 100 आप करते हो जब परसेंटेज निकालते हो, ठीक। तो वैसे कंडीशन यहाँ का वैल्यू कुछ भी हो, जितने आपने क्या लिया है ऑब्जर्वेशन लिया है उतने से आप डिवाइड करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने लिया कितना, देखो 5.1, 5.2, 5.0, 4.9 और 4. कितना 8 अपॉन 5 करेंगे। सबको जोड़ में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 25.0 अपॉन क्या 5। आप डिवाइड करेंगे तो आ गया कितना 5। मतलब ये टोटल उसका जो मीन वैल्यू आ रही है, मीन लेंथ हमारी आ रही है, कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस केस में अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में अगर हमें क्या निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे डेल्टा L1 की वैल्यू हो जाएगी कितना, L1 माइनस LB। L1 माइनस क्या लिखेंगे बेटा, LB। तो L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू कितनी है 5.1 माइनस 5.0 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर,
दूसरा डेल्टा L2 लिखेंगे तो सिमिलरली आपका L2 माइनस L मीन हो जाएगा 5.2 माइनस 5.0 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर होगा। दिख रहा है बेटा? डेल्टा L3 लिखेंगे तो L3 माइनस L मीन आप करेंगे ये हो जाएगा 5.3 माइनस 5.0 नहीं 5.0 5.0 है ये 0.0 सेंटीमीटर। ठीक 0.0 सेंटीमीटर। फिर आप लेंगे डेल्टा L4 ये वैल्यू आएगी L4 माइनस कितना L मीन ले लेंगे और ये वैल्यू आएगी 5.0 माइनस कितना 4.9 माइनस 5.0 माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट ले लेंगे डेल्टा L5 इक्वल टू कितना L5 माइनस L मीन ये हो जाएगा 4.8 माइनस 5.0 मतलब माइनस 0. सबका सब 0.6। ठीक ये कंडीशन हो गया। हमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या होगी अलग अलग मेजरमेंट में, अलग अलग मेजरमेंट में क्या एब्सोल्यूट एरर होगा यहाँ से निकालना होगा। ठीक अब अगर जैसे इसका हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाला है ना ऐसे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालेंगे तो यहाँ से डेल्टा या मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर सबका सब मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो डेल्टा L मीन वो L मीन था बेटा मीन वैल्यू थी और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक तो इस कंडीशन में जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी इसे हिंदी में कहते हैं औसत अवास्तविक त्रुटि। क्या बोलेंगे मीन मतलब औसत और क्या जो आपका कैसा एब्सोल्यूट मतलब हो गया वास्तविक एरर का मतलब हो गया त्रुटि औसत वास्तविक त्रुटि। ठीक हिंदी में ही बोलते हैं ना। तो वैल्यू क्या होगा बेटा क्या करेंगे इसको सबका सम बटे 5 तो साइन लेंगे या नहीं नो डज नॉट मैटर साइन 0.6 1.1.2.0 प्लस पॉइंट क्या 1 प्लस 0.2 अपान कितना 5 बेटा ये प्लस में हो चाहे माइनस में हो जब मीन वैल्यू निकालेंगे तो सभी लोग क्या करेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे या ऐड कर लेंगे। मीन वैल्यू निकालते समय सारे लोग क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक तो इसके बेस पे आप मीन वैल्यू क्या करते हैं कितना आ रहा है बेटा 0.6 by 5 0.6 अपान 5 यानी 0.12 ये 0.12 जो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है। ठीक तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर कैसे होगा मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे होगा ये चीज़ें इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक फिर हमें निकालना होगा एक एब्सोल्यूट क्या है दूसरा होगा फ्रैक्शनल एरर हिंदी पढ़ते हैं हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि। क्या पढ़ेंगे बेटा भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक वहाँ पे जो फ्रैक्शनल निकालते हैं तो बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर अपान क्या रियल वैल्यू टू वैल्यू हम लेते हैं। तो थोड़ा लिख लीजिए क्योंकि इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। बोले बेटा लिखा आपने कौन सा एब्सोल्यूट एरर लिखिएगा एब्सोल्यूट एरर the absolute error in measurement of any physical quantity will be equal to difference of ऑब्जर्व वैल्यू इसी को कैलकुलेटेड ही बोलते हैं। आपने मतलब जितना आपने नापा। ठीक ऑब्जर्व वैल्यू डिफरेंस ऑब्जर्व वैल्यू एंड किसका मीन वैल्यू ब्रैकेट में लिखना ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू ब्रैकेट में ट्रू वैल्यू। इनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे आप एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर जो आपका होगा वो उसकी मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस के क्या है कि जो यहाँ पे लिखा ऑब्जर्व वैल्यू और मीन वैल्यू के डिफरेंस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक अब ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू और एग्जाम्पल के सामने ऐसे नहीं करिए। ठीक एग्जाम्पल के सामने आप यहाँ से शुरू करिएगा ऐसे बराबर यहाँ से लेके आप यहाँ
ये अलग अलग कैलकुलेशन है, हमें यहाँ से अच्छे रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए। परसेंटेज रेट अभी पहले फ्रैक्शन पढ़ेंगे बेटा, तब परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, जल्दी करिए। जल्दी करिए। आप लोगों में से कोई ऐसा भी है, मतलब जो पहले दिन को छोड़ के, कि जो कहीं कोचिंग वगैरह पहले का लगता है, मतलब पहले पढ़ा है, पढ़ा तो कि कोई पहले से पढ़ रखा है बेटा? आप लोगों में से कोई पहले से भी प्रिपरेशन कर रखा है? तो प्रोफेशनल हैं तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो कोई चीज़ असंभव नहीं होता है। ठीक, हर चीज़ हमारा क्या है बेटा, पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते हैं प्रॉपर वे में करते हैं। तो नहीं तरीका जो मेहनत करते हैं ना, मेहनत के हमारे ये तरीके अलग अलग होते हैं। कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलता है। तो अगर आप सिस्टम से मेहनत करते हैं, मतलब एक प्रॉपर चैनल में मेहनत करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसका आउटपुट जल्दी मिलता है, मतलब उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। कम मेहनत से ज़्यादा आप क्या कहते हैं, ठीक है, बेहतर कर सकते हैं। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, हम गलत तरीके से जब पढ़ते हैं तो मेहनत तो बहुत करते हैं बट उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो तरीक़ों को भी तरीके से भी पढ़िए तब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और तरीके हैं, अब कल 2 मिनट का है, सुन लीजिए ऐसे तक। देखो बेसिक अभी इतना बेसिक सुन लीजिए जो आपको हमें करने हैं। पहले दिन भी मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है, कि सिलेक्शन का 2-3 क्राइटेरिया है जो आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, आपको हो जाता है बट वो मेहनत आपको करनी है। उसके लिए मेहनत की लिमिट डिसाइड आपके द्वारा होगी, क्योंकि सबके लेवल क्या है यहाँ पे अलग अलग है। सभी लोग इक्वल लेवल के नहीं हैं। किसी की थोड़ी अच्छी पढ़ाई होगी, किसी की कम होगी, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी बहुत ख़राब होगी। तो जिसकी जो भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबको क्या है, एक लेवल मेंटेन करना है और उसके लिए आपको अपने अकॉर्डिंग कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो डिसीजन आपका है कि हम अभी कितना पीछे हैं, कितना हमें मेहनत की ज़रूरत है। और जो भी ईमानदारी से करता है बेटा उसको मिलता ज़रूर है, टाइम भले लग जाए, क्योंकि कंपटीशन में बेटा लाखों बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो टाइम लगता है, टाइम लग सकता है। ठीक है, बट अगर आप मेहनत करते हैं तो वो मिलता भी है। ठीक, अब वही है कि आप कितना प्रॉपर वे में कर रहे हैं।
कितने प्रॉपर वे में कर रहे हैं। तो बेसिक तो 3 रिक्वायरमेंट आपकी है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है सेम डे पे जाकर उससे क्वेश्चन कर लिया करेंगे। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस टॉपिक के क्वेश्चन उसी दिन हो जाना चाहिए। अब आपको बारात जाना है, घरात जाना है, क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे आप करेंगे, 12 बजे रात में जाके करेंगे, एक के कितने टाइम में करेंगे, वो आपका काम है। उससे रिलेटेड उस टॉपिक को जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं फिजिक्स वाला हम सब फिजिक्स वाले बोल रहे हैं तो फिजिक्स खाली करना है, सिलेक्शन खाली फिजिक्स नहीं कराता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कराता है। या मैथ ग्रुप से होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। मतलब जो भी आपका है सब्जेक्ट जो पूछे जाने हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके बैलेंस होंगे तभी रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम बायोलॉजी रख के कर लेंगे, बायोलॉजी पढ़ के कर लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ के कर लेंगे या फिजिक्स पढ़ के कर लेंगे। तीनों ही आपको करना पड़ता है। जब तीनों बेटर होते हैं, काम चलाने वाले नहीं। काम चलाने वाले आज के 8 साल पहले 10 साल पहले होते थे जब मेरिट कम जाती थी, तो जो बहुत अच्छा पहले एक में थोड़ा कम रहता था तो भी लोग हो जाते थे। आज के डेट में तीनों सब्जेक्ट परफेक्ट होने चाहिए, तब जाके आपको आउटकम मिलता है। मतलब वो तीनों ही सब्जेक्ट आपके कैसे होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, तब जाके फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट इग्नोर करेंगे तो फिर वो आपके रिजल्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक, इसलिए पढ़िए। थोड़ी मुश्किलें आएंगी अभी, क्योंकि सभी लोगों ने अलग अलग तरीक़े से पढ़ा होगा। बहुत सारे स्कूलों में न्यूमेरिकल तो ऐसा कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, खासकर 80% स्कूलों की यही कहानी है। ठीक है, ना टीचर पढ़ाता है, ना बच्चा पढ़ता है, और ना ही ठीक। कितने लोग न्यूमेरिकल 12th लेवल पर किए थे? हाथ तो न्यूमेरिकल कितने लोगों ने 12th लेवल पर किया था? 5-6 लोग, 7 लोग हाथ उठा रहे हैं। ठीक, बाकी थ्योरी पढ़ के काम चल गया ना। ठीक, परसेंटेज सबको भी नहीं होंगे, तो इसलिए बेटा लेकिन आप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल जस्ट मिलता है आपका बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड का यहाँ पूछे जाने के पैटर्न और बोर्ड में पूछे जाने के पैटर्न जस्ट अपोजिट कह लीजिए। बोर्ड में तो कितना पढ़ते हैं, 70% अप्रॉक्सीमेटली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो डेरिवेशन हो चाहे डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हो चाहे जैसे भी हो, और 30% आपको काम का ये फॉलो होता है कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल। ठीक, तो उस केस में आप क्या 70% हमें थ्योरी से मिल जाती है, तो न्यूमेरिकल लगाने की सर जी भी लोग समझा देते थे, बेटा टेंशन मत लो, 70 यहाँ से परसेंट बाकी 30 में 30 कम दिला ही देंगे तुमको, तो मिला के तो 80-90% आपको बन जाएगा। है ठीक, तो आप भी खुश, सर जी भी खुश, उनको भी टेंशन नहीं लेना पड़ता था, न्यूमेरिकल नहीं लगाने पड़ते थे, बताने पड़ते थे, और आप भी खुश थे, थ्योरी पढ़ के काम कर जाता था। बट यहाँ पे ऐसी उल्टा कर लो, 30% थ्योरेटिकल और 70% कॉन्सेप्चुअल एंड। ठीक, जो थ्योरेटिकल आएगा वो भी कॉन्सेप्ट को रिलेट करके रहेगा, सीधा सीधा नहीं इसके खोजकर्ता कौन है वो आपको नहीं पूछा जाना। ठीक है, तो बहुत रटे रटाई चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए चीज़ों को जब भी जो सब्जेक्ट पढ़िए, जब भी पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा सा डीपली, ठीक है, अथॉरली पढ़िए। मतलब कोई अच्छी चीज़ आप ना तो इग्नोर करिए और उसको सिस्टमेटिक पढ़िए। और सिस्टमेटिक पढ़ने का सबसे बेटर, जैसे हम लोग करा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कुछ कराते चलेंगे, हर पॉइंट जो भी पढ़ाएंगे उस पर हर कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन क्योंकि बेटा समय यहाँ लिमिटेड आपका होता है, समय को भी हमारे पास देखते हुए और सिलेबस को देखते हुए थोड़ा सा हर टॉपिक पे आपको 10 क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं। मतलब हर टाइप का आपको 1-2 क्वेश्चन इतना ही हो पाते हैं। जो करा देंगे उसका एग्जाम्पल मोबाइल पर भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ जी, जो आप कराएंगे उसका 2-4 कापी 2-4 ठीक है। अरे आपके बुक में भी बहुत सारा है, आप वाला अलग रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको थोड़ा सा आप लोग सिस्टम से करते रहिएगा। तो एक काम करेंगे, जो पढ़ाया जाएगा उस पर सेम डे जाके पढ़ के और क्वेश्चन कर लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं होता है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो, देखो हर चैप्टर में 500-600 क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, और एक चीज़ आप करेंगे, क्योंकि बेटा देखो गवर्नमेंट आपको इतनी व्यवस्थाएँ दे रही है, आप थोड़ी सी अपनी स्तर से किताबें खरीद लीजिए, बिना बुक के सिलेक्शन नहीं होता है। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि मोबाइल पढ़ के सिलेक्शन होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, मोबाइल से पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता बेटा, आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो बट सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सीधी से आजकल ऑनलाइन का बड़ा दौर है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ले रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो बहुत ख़राब है, ख़राब नहीं है, बट हम उसको यूटिलाइज प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, और ना ही हमारी चीज़ें वहाँ सॉल्व हो सकती हैं। जैसे हमारा आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रहा है कि ये हमें नहीं डाउट आ रहा है, तो साहब जी तो आपको वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, तो आप इटवट कर नहीं सकते भैया एक रीज़न हो गया क्यों हो गया,
आपने सुन लिया, समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे ठीक, या बाद में हमारा क्लैरिफाई हो रहा है, क्वेश्चन आज अराइज हो रहा है, क्लैरिफिकेशन बाद में हो रहा है, तो मतलब बहुत निकलता नहीं है। तो इसलिए आप किताब खरीद लीजिए, ठीक है, किताब का खर्चा आप अपने स्तर पर बियर कर लीजिए, यहाँ से भी आपको सीट वगैरह किसी को सुविधा दी जाए, जैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी भाई, वो यहाँ से जो भी पॉसिबल होगा वो आपको किया जाएगा। लेकिन अपने लिए आप किताबें खरीद लीजिए। और मार्केट में मैंने एक पहले बोला था कि जो बेस्ट वैसे बहुत सारी किताबें मार्केट में रेंट पब्लिकेशन की कई सीरीज आती हैं, ठीक है आपकी, लेकिन सबसे ओवरऑल मिला के सबसे जो बेटर आपके लेवल पे जो किताबें हैं वो आपकी LLS प्रेजेंट टाइम LLS की फिजिक्स सबसे बेस्ट है, उससे बेटर नीट के लिए आपके पास नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी थ्योरी प्लस क्या क्वेश्चन दोनों आपके लेवल के हैं। और रेंट पब्लिकेशन में वहाँ भी अच्छी सीरीज है, बट वहाँ पे क्या है कि उन्होंने अपने लेवल को आपके लेवल से काफ़ी चीज़ें हाई रखी हैं। DC पांडे जी बहुत अच्छे फिजिक्स के क्या है राइटर हैं, बहुत अच्छी उनकी बुकें हैं IIT एडवांस से लेके और नीट और सबके लिए, ठीक, लेकिन उनका जो लेवल है ना वो आपके नीट लेवल से काफ़ी कहीं आगे तक चला जाता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च नहीं करने, आपको सिलेक्शन चाहिए, दो चीज़ें दोनों मिलकर होती है बेटा, थोड़ा पढ़ने का आप समझ आ रहा है तो आपके फायदे के लिए है। दो चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक रिसर्च करते हैं, रिसर्च मतलब हमको सब कुछ आना चाहिए, ठीक, उसमें हमें बहुत मेहनत और बहुत समय देनी पड़ती है। आपको नॉलेज बढ़ाएगा, कोई भी किताब आप पढ़ेंगे हर किताब आपके लिए नॉलेज बढ़ाएगा। मोबाइल पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ उसमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, वो नॉलेज घटाने वाली भी चीज़ें मिलती है, बढ़ाने वाले भी मिलती हैं, ठीक है, घटाने वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बढ़ाने वाले कम यूज़ करते हैं, ठीक। इसीलिए आपसे निवेदन है कि मोबाइल की निकटता कम रखिए, किताब से ज़्यादा रखिए। कोई भी आपके लेवल की किताब ले लीजिए, कभी भी वो निगेटिव चीज़ आपको नहीं सिखाएगा, मतलब गलत रास्ता वो नहीं दिखाएगा। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आपके गलत रास्ते भी दिखाने वाले बहुत सारे आपकी चीज़ें हैं, इसलिए आप उनसे थोड़ी सी डिस्टेंसेस मेंटेन रखिए, ठीक, उनसे दूरियाँ क्या करिए बना के रखिए, किताबों से पढ़ाई करिए। किताब से ना तो आपकी आँख पे बहुत इफेक्ट होगा और ना ही आपका क्या मेंटल डिस्टर्बेंसेस होंगे, ठीक। तो इसलिए मोस्टली प्रेफर करिए बुक से पढ़िए, बुक से क्वेश्चन करिए, ठीक। और बाकी जो नोट्स आपको बनाए जाएंगे आप नोट्स फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको करिए। और दूसरी चीज़ कल जो पढ़ाना है आपको पहले भी बोला था, उसको पढ़ के आइए, ठीक, पढ़ के आएंगे डबल जस्ट 50% एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप 50% सीखते हैं तो 100% सीखेंगे, डबल का फ़ायदा होता है। 30% सीखते हैं तो 60% सीखेंगे, इतना अंतर आता है पढ़ के आने को बिना पढ़ के आने के, ठीक। और पीछे जो हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे, पीछे की चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिवाइज होती रहनी चाहिए। ये 3 मूल मंत्र होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए, वो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में तो बाकी चल भी जाता है भाई, आप 80% पाए तो भी पास, 70 पाए तो भी पास, 60 पाए तो भी पास, 45 पाए तो भी पास। बट यहाँ पे क्या, अगर मेरी 90% में बढ़ी है, 89.9% आए तो क्या कहे जाएंगे, फिर गाँव वाला क्या बोलेगा जो नहीं पढ़ा रहा, फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, पास ही नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता मेरिट कितने पे बनती है, उनको तो वही पता है कि बोर्ड वाला 33% बाकी पास हो जाता है। तो वैसे लोग आपको बहुत सारे कमेंट भी कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, आपको कितनी चाहिए वो चीज़ें हैं। 3 चीज़ होती है, 3 डे वाला क्वेश्चन करेंगे आगे, अगले दिन का पढ़ के आएंगे और पीछे जो पढ़ चुके होंगे उसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। जो भी जितना समय आपके पास है साल भर, मतलब 10 महीने अप्रॉक्सीमेटली, इतने में इतना चीज़ फॉलो कर लेगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट सर्टेन रहता है, ठीक। अगर आपने उनमें से कोई काम आपका छोड़ गए हो तो फिर वो आपके रिजल्ट को थोड़ा दूर करेगा बेटा, ठीक। बाकी कभी कभी किसी के साथ घटनाएं भी होती हैं कि हमारे पास नॉलेज तो होता है बट उससे अकॉर्डिंग हमें आउटपुट नहीं मिलता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, किस्मत। लेकिन अगर पता हमें दिल्ली पहुंचना है, बस्ती हम कहीं पहुंच जाएंगे तो कैसे पहुँचेंगे, अब पहले वहाँ पहुँचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ठीक। तो आप मेहनत करिए, भले बहुत सकता है किसी को एक साथ एक बार नहीं अच्छा मिला हो, नेक्स्ट टाइम अच्छा मिलेगा, बट करेंगे तभी मिलेगा, ठीक। और जो करता है मिलता है बेटा, कभी भी देखो हमेशा क्या जो हमारे साथ क्या होती है निगेटिविटी होती है, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें सीखना चाहिए, ठीक है। वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है, और जिनको पॉजिटिव मिलता है उनको निगेटिव का एहसास नहीं होता। किसी दिन उनके साथ निगेटिव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वो सब क्या प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मतलब कहते हैं ना बीपी हाई हो गए, अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सुसाइड कर लिया, ये सारी निगेटिविटी
ऐसी कंडीशन में होती हैं। और अगर आपने झेल के किया है तो आपके साथ हर एटमॉस्फेयर में आप क्या अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, इसलिए चलिए बढ़िया ये समझ गया। ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो है वो रहना चाहिए। अपडेट के लिए नए क्वेश्चन के लिए आप एक आंसर ले लीजिए, उसमें नए अपडेटेड एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो काम वहाँ से आपका मैच हो जाएगा। ठीक, और अगर आपके पास लेना है, जैसे इसको लेना है तो वो सही ले, नहीं लेना जिसके पास है तो जो भी आप काम करा सकते हो। ठीक है, करा सकते हो बोल रहे हैं। ठीक, दोनों में अंतर होता है। अगर नया लेना है तो सही लीजिए, और अगर पुराना है तो उससे काम आप मैनेज कर सकते हैं। अगर पुरानी पब्लिकेशन भी किसी के पास बुक है तो अंसाल बाब ले लीजिएगा साथ में। अंसाल तो सबको लेना रहेगा, बट अंसाल बाब अभी से ले लीजिएगा। लेकिन अभी तो अपडेटेड 2023 वाला उसमें नहीं पेपर रहेगा, 2022 तक का भी आपको मिलेगा। दिसंबर जनवरी के बाद मिलता है तब तो लेट होगा। ठीक है, तो उस केस में एक ईयर का बचेगा, एक ईयर को नया लेगा उससे आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप पुरानी बुकें हैं और नहीं है तो बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए अच्छा करने के लिए। ठीक, चलो ये हम लोग कर लिया था बड़ा एब्सोल्यूट में क्या एरर। नेक्स्ट आपका आता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर जिसे कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। हिंदी वालों में क्या पढ़ा होगा बेटा? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? फ्रैक्शनल एरर, तो भिन्नात्मक त्रुटि कह देते हैं बेटा। देखो जो फ्रैक्शनल एरर होता है बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या एब्सोल्यूट यानी फ्रैक्शनल एरर है। पास से निकाल देंगे तो फ्रैक्शनल एरर जो आपका होगा ये वैल्यू होता है किसका? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, या इसी को हम लोग कह देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट मल्टीपल रीडिंग है तो हम लोग मीन वैल्यू ले लेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या मीन वैल्यू को ले लेंगे। ट्रू वैल्यू वहाँ पे मीन वैल्यू ही हमारा ट्रू वैल्यू का काम करता है। इसे कहते हैं बेटा हम लोग फ्रैक्शनल एरर। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, मतलब जो एरर आपने मेजर किया एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या एक्चुअल वैल्यू जो उसकी है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो भी है, उसका जो रेशियो होगा बेटा उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? फ्रैक्शनल एरर कहेंगे, यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि आप बोलते हो। ठीक है, अब जो एरर था इसकी यूनिट एब्सोल्यूट एरर की यूनिट मिलती है हमें। एब्सोल्यूट एरर का क्या होगा? आपको यूनिट मिलेगा बेटा, लेकिन जो हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है वो यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट और डायमेंशन आपका होगा, बट फ्रैक्शनल एरर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या होता है? यूनिट एंड क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये इसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों ही नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो भी क्वांटिटी ऐसी होती है जो सेम क्या स्पेशल क्वांटिटीज़ के रेशियो हैं। जैसे मान हमने लेंथ की बात कर रहे थे, ऊपर की लंबाई नीचे की लंबाई, ऊपर मीटर लोगे तो नीचे मीटर, ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे सेंटीमीटर, जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। तो यूनिट ऊपर नीचे सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाती है। इसीलिए बेटा एब्सोल्यूट जो आपका क्या यहाँ पे निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर तो उसका यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, जबकि एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट हमने वही लिया है जो आपका क्या होता है यहाँ पीछे लिया गया था। एब्सोल्यूट एरर की यूनिट आपकी वही होगी जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसकी यूनिट है। ठीक, लेकिन फ्रैक्शनल एरर का क्या होगा? यूनिट और डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि उन्हीं क्वांटिटी का वो रेशियो होता है। उन्हीं क्वांटिटी का क्या होता है? अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसलिए यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो दिखा दीजिए, लिख लीजिए एब्सोल्यूट एरर और सॉरी फ्रैक्शनल एरर। तो इस लाइन में हमें डिफाइन करना
is the ratio of it is the ratio of किसका एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू कर लो, मीन वैल्यू कर लो, तो भी कर लो, टू द मीन वैल्यू सेकेंड में ट्रू वैल्यू। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और एक पॉइंट नीचे जरूर लिख लीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू ऐसे क्या बोल देते हैं लोग, ट्रू वैल्यू पहले से नोट कर लीजिए। हो गया, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। इस फार्मूले के बेस पर लिखेंगे बेटा, फ्रैक्शन एरर जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था, फ्रैक्शन की वैल्यू की वैल्यू होगी डेल्टा एल मीन अपन क्या एल मीन के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एल मीन अपन एल मीन का क्या होगा, जो रेशियो होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि कह देंगे। ठीक, अब देखो ये बेसिक चीज़ें फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ इस पे क्वेश्चन ना तो एब्सोल्यूट में पूछा जाएगा, ना तो फ्रैक्शनल को पूछा जाएगा। तो आज के डेट में जो आपको क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा, जो आज के डेट में आपको क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, जो पुटअप किए जाते हैं, वो बेसिकली पूछा जाता है परसेंटेज एरर पे। इस पर परसेंटेज एरर पे तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा डायमेंशनलेस, और एग्जाम्पल से लिखा था उसके बेस पे फैक्टर डेल्टा एल मीन अकाउंट क्या ले लीजिएगा 0.12/5 बराबर 0.02। और वैल्यू अगर रखेंगे पीछे वाले फार्मूले रिगार्डिंग हम लोग एल मीन की वैल्यू कितना था बेटा 0.12 0.12 अब आन कितना 5 आया है, यहाँ से 0.024 0.024 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू जो हम दोनों एग्जाम्पल पहले ले था। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा परसेंटेज एरर, जिसे आप कहते हो प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। देखो जब परसेंटेज एरर निकालते हैं बेटा, तो देखो जो फ्रैक्शनल एरर होता है ना, ये यूनिट में कंसीडर किया जाता है। एक आंक में कितना होगा वो हमारा क्या रहेगा, क्या कैसा फ्रैक्शनल एरर कहलाता है, यूनिट में कितना आपका एरर हो रहा है। और जब हम लोग उसी का परसेंटेज निकालना निकालेंगे होगा 100 में कितने का आपका हो रहा है, वो हमारा कहलाएगा क्या, परसेंटेज एरर कहलाएगा। ठीक, यानी कि फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा क्या, परसेंटेज एरर। ठीक, तो लिखिएगा परसेंटेज का लिखा रहता है एरर, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। देखिए इट इज़ द प्रोडक्ट, क्या ऐसे कर लो, लिखो तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर, जो आपने फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू मेजरमेंट किया है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा क्या, परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 जो होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, परसेंटेज एरर देता है। ठीक, अब जब निकालेंगे सीधा सीधा इसी फार्मूले में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज एरर इक्वल टू हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इंटू कितना, जो फ्रैक्शनल एरर आपने काउंट किया है उसमें 100 से गुणा कर दो, तो वैल्यू जो मिलेगी वो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। फ्रैक्शनल एरर में
अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जो फ्रैक्शनल एरर हमारा है कौन सा एरर है बेटा, फ्रैक्शनल एरर है। हम लोग लिखा था जैसे मान लो लेफ्ट के टर्म में लिखा तो डेल्टा या क्या या मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको लिखा था आपने मीन एब्सोल्यूट एरर अपान क्या मीन वैल्यू, क्या क्या बेटा मीन एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कितना 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। अब जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये वैल्यू हो जाएगा परसेंटेज एरर इक्वल टू 0.024 कितना 0.024 डेल्टा एल बी अपान एल बी 100। ये कहना है बेटा परसेंटेज, क्या कहना है आपका परसेंटेज जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग एग्जाम्पल वाला ये है, बाकी हम लोग इस मामले में निकालेंगे। अरे भाई मास का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, लेंथ का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है, मोमेंटम किसी का भी हो सकता है ना। हमने एग्जाम्पल लेंथ के बेस पे लिया था तो एग्जाम्पल वाला पार्ट यहाँ से हम लोग ये काउंट कर रहे हैं। ठीक, और बेटा जैसे अभी सब कुछ की लेवल अलग अलग हैं, अलग अलग लैंग्वेज से पढ़ के आए हो, तो हो सकता है कुछ लोगों को कम समझ में आता हो, कुछ लोग कितने लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है आपका, ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ में भी बहुत कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईमानदारी से था समाने की जरूरत नहीं। ठीक, 1 2 3 4 5 ऐसे लोग हैं। 12th में अगर प्रॉपर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि नहीं बेटा, ईमानदारी से बोलना, नहीं पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा था, और कौन आपका था आपने 11th में अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। देखो इसमें हमें हमारे में कोई कमी होती है तो उससे बताने में शर्माना नहीं चाहिए। ठीक, जिन लोगों को कम समझ में आ रही है उनका कारण है इन लोगों ने 11th में क्या अच्छे से नहीं पढ़ा था या कह लो पढ़ा नहीं था, जो भी है। ठीक, तो उस कंडीशन में नहीं पढ़े हैं बेटा तो उससे घबराइए नहीं, थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे जो लोग पढ़े हैं अपने से पढ़े, स्कूल में पढ़े, कहीं कोचिंग में पढ़े, जैसे भी पढ़े हैं, एक बार उन चीज़ें चूँकि जानते हैं तो उनको समझना क्या होगा, आसान होगा। आप लोग चूँकि ऐसे हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक, तो नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है, इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए ठीक, जो भी लॉकडाउन रहा हो वो तो सबके लिए था बेटा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत की। आज ऑनलाइन ऑफलाइन की बात कर ही नहीं है, उसमें भी बच्चों ने अपने से भी बहुत अच्छी मेहनत करके और बहुत अच्छे रिजल्ट लाए थे। ठीक है, उसी साल नीट में 3 बच्चों का 720 में 720 आया था जिस साल कोरोना था। ठीक ठीक, उस साल 720 में 720 बच्चे पाए थे जिस साल कोरोना था। इसका मतलब उसमें बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अच्छा किया। ठीक, जिन्होंने पढ़ा बहुत सारे बच्चे थे पढ़े, तो हो सकता है उनके घर में गाइड करने वाले या जो भी रहे हों जैसे भी उन्होंने पढ़ा, बट सभी लोगों ने अच्छा पढ़ा था। अब उसमें क्या था कि हम लोग सोच रहे थे कि सरकार ने बंद कर दिया है तो हमें छुट्टियाँ हैं, तो हम लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सरकार ने बंद किया था, क्योंकि भाई मजबूरी थी, कोविड था, बंद करना ही करना था। ठीक, इसलिए चलो ठीक, जो भी जैसे भी आपने नहीं पढ़ पाया तो उसका आपसे वही बेटा पढ़ के आइए। आप कुछ दिन तक पेशेंस बना के रखिए। जैसे मान लो हम समझा रहे हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके अलग होंगे, जिन सर से आपने पहले पढ़ा होगा हो सकता है उनके तरीके और रहे हों, अलग तरीके से रहे हों। वहाँ अगर आप यूपी बोर्ड से थे तो लैंग्वेज प्रॉब्ली हिंदी रहेगी। ठीक, यहाँ लिखना आपको क्या इंग्लिश में है, इसीलिए आप ही लोग की वजह से हिंदी में भी समझाई जाती हैं चीज़ें, हिंदी में भी टर्म आपको यूज़ किया जाता है कि जब एक बार आपको लिख करना सीख लाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शुरू में 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ी सी आपको समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी। तो क्या कहते हैं, मैदान छोड़ के भागना नहीं, मतलब कुछ होते हैं ना, अरे भैया पता नहीं क्या है यार, तो पता नहीं क्या है तो ज़िंदगी भर नहीं सीख पाएंगे। लग जाएंगे तो 10 दिन 15 दिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, और नहीं हो तो जो आपके आगे पढ़े उड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हो।
जो पेशेंस से रहते हैं वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप यही पेशेंस बनाएंगे, कहेंगे वो तो हमने 2 दिन गए थे, हमें समझ ही नहीं आया, बहुत कम आया, तो नहीं पढ़े तो झेलना पड़ेगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना देंगे, धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक, लेकिन खाली यहीं ना बैठिए, घर पे भी पढ़ते रहिए, ठीक, और पढ़ के आया करिए। चलो, तो कंडीशन आपका है, यहाँ से निकालिएगा क्या परसेंटेज है। अब हमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं वो 99% केसेस में परसेंटेज एरर में पूछे जाते हैं, लेकिन ये तो बेस है, क्या होता है परसेंटेज एरर वो है। अभी एप्लीकेशन जो इस पर डिफरेंट फार्मूले बनेंगे वो फिर अलग अलग बनेंगे, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लिखिएगा पीडी बनाइएगा, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर को, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो आप लोग पढ़ के आएंगे बेटा, तो हर दिन धीरे धीरे आपका इम्प्रूव करेगा। जैसे अभी तो 2 दिन हुआ, ठीक है, हर दिन आपका धीरे धीरे क्या होंगी चीज़ें पहले से बेहतर होती जाएंगी, लेकिन उसके लिए घर पे पढ़ के आएंगे। ठीक, आपके पास अगर इंग्लिश में बुक नहीं है, हिंदी में है, हिंदी में ही पढ़ के आएंगे, बट पढ़ा होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आपको नॉलेज हो। ठीक है, चलो अब हमको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका एक पार्ट आता है इन सम एंड डिफरेंस, और दूसरा पार्ट होता है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन ख्याल दोनों पे बनते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बनता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बनता है। तो लिखेंगे, आपने लिखा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, फर्स्ट ए लिख लो, इन सम एंड डिफरेंस, इन ए लिख लो, पहला हेडिंग कर लो, सब हेडिंग इन सम एंड डिफरेंस, मतलब अगर जोड़ते और घटाते हैं तब उसमें परसेंटेज एरर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज़ें, इन सम एंड डिफरेंस हो गया। इन सम एंड डिफरेंस देखो, पहले परसेंटेज एरर इन सम एंड डिफरेंस, मतलब अगर आपको जोड़ा या घटाया जा रहा है उस केस में कैसे परसेंटेज एरर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सपोज दैट एक क्वांटिटी दी गई है x इक्वल टू a प्लस बी, एक्स इक्वल टू कितना लिखा a प्लस बी, दो चीज़ों को हमने जोड़ा, x की वैल्यू a प्लस बी पे डिपेंड कर रही है। ठीक, अब कंडीशन अगर a में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बेटा डेल्टा ए है और b में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू डेल्टा बी, if absolute error in A is delta A and in B is delta B, मतलब A की मेजरमेंट में डेल्टा A का एब्सोल्यूट एरर है बेटा, B के मेजरमेंट में डेल्टा B का एब्सोल्यूट एरर है, देन त्रुटि और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। यहाँ निकालने का तरीका होता है जब दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो जितने निकाल रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट एरर अपान क्या टोटल जो वैल्यू आपकी है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए, हम ए निकाल लेते हैं कॉम्पोनेंट, डेल्टा ए अपान ए प्लस कितना बी प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस क्या, सिंपली इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी लिख सकते हैं, आर करके इसे दोनों क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, तो डेल्टा ए प्लस कितना बेटा डेल्टा बी अपान ये जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज एरर की वैल्यू आप निकालेंगे। अभी इसी तरह मैं तो सुना दें, पूछा ऐसे ही जानता है आपको, कभी कभी बोलते हैं मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम क्या होगा,
मैक्सिमम जब बोलेगा तो हमेशा हम लोग ऐड ही करेंगे। मिनिमम क्या होगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्लस माइनस दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। पर जब मैक्सिमम करेंगे तो हमेशा दोनों का सम होगा, चाहे दोनों प्लस में चाहे दोनों माइनस में। मिनिमम जब करेंगे तो एक प्लस और दूसरा माइनस हो सकता है, बट आपको जो पुटअप किया जाएगा वो पॉजिटिव वाला ही होता है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज एरर हमेशा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 होता है। जो हम लोग परसेंटेज एरर पढ़ेंगे बेटा तो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 जो होता है वो हमें देता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो फिलहाल नॉलेज के लिए याद रखिएगा। तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो आएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस बी इंटू क्या 100 प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी इंटू कितना, ये कंडीशन आर इसी को लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान क्या ए प्लस बी इंटू कितना। इस तरह से हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन आपका हो सकता है कि यहाँ पे परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, यहाँ से हम लोग डिनोट कर लेंगे, ठीक है। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसको निर्धारित कर लेते हैं क्या वैल्यू होगी, कैसे होगी, उसके बेस पे डिनोशन आपका हो जाता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए समझ गया ना। अगर जब जोड़ेंगे बेटा तो क्वान्टिटी को तो वहाँ पर परसेंटेज एरर निकालेंगे, फैक्टर एरर निकालने के लिए उस क्वान्टिटी में एब्सोल्यूट एरर अपान टोटल वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो उस क्वान्टिटी में एब्सोल्यूट एरर अपान टोटल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज निकालेंगे 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर से ये माइनस बी होता तो माइनस, हाँ माइनस होगा तो नीचे हो जाएगा माइनस, माइनस बी। अभी दूसरा सेकंड पॉइंट वही कर रहे हैं, ये पहला कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए एक्स इक्वल टू दिस, दूसरा हम लोग कर लेंगे एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। यहाँ भी एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इनटू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इनमें जो आपका क्या एब्सोल्यूट एरर हो डेल्टा ए डेल्टा बी है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लो, उसको बताएं जल्दी करिए। कुछ क्लियरिटी रहती है, लाइट हम चल रहा है ना, सही वो पीछे वाला बंद कर कर दे। केवल वो आत्मन करना बस सही वो लोग खत्म हो गए यहाँ का। डिवाइडिंग फैक्टर है ना, ये जो वैल्यू हम लोग निकाल के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने लगा, ये हमेशा क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे जब डिवाइडिंग फैक्टर रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू जब फैक्टर है निकालेंगे तो इस केस में आएगा डेल्टा ए अपान ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस का बी। ये जो वैल्यू है हमारे, ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं, कौन सा मैक्सिमम, इसी को कहते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि हमें उसी का यूज करना पड़ेगा, ठीक।
तो इस केस में डेल्टा ए अपान ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी, अगर दोनों का साइन माइनस होगा तो माइनस के साथ दोनों रख देंगे, लेकिन दोनों हमेशा मैक्सिमम निकालते समय दोनों का सम ही करते, डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलो इस केस में क्या होगा, परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए माइनस बी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी इंटू कितना 100। ठीक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आ करके डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी। अगर साइन देना चाहते हैं तो साइन ऐसे आगे प्लस माइनस बी दो लगा लेते हैं, बट आपको प्लस ही ऐसे रखिए जिसको आपको पूछा जाना है तो कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। हो गया? सर ये प्लस सम डिफरेंस पे क्वेश्चन करा दीजिए। अभी करवा देंगे। हो गया बेटा इतना? मैक्सिमम एम ए एक्स मैक्सिमम जिसमें माइनस रहेगा मैक्सिमम ई वाला प्लस वाला माइनस एब्सोल्यूट एरर ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा बी इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे जैसे प्लस वाले आपको 12th लेवल में पढ़ाया गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा कि नहीं? पढ़े हैं। चलिए, तो जब रेजिस्टेंसेस को हम लोग कंबाइन करते हैं अगर एक रेजिस्टेंस R1 है दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, एक R1 है दूसरा R2 है, दोनों को सीरीज में ऐड किया गया। किसमें? सीरीज में ऐड किया गया, तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा हाथ उठाना है, कितने लोगों को मालूम है क्या होगा? एक की वैल्यू R1 है दूसरे की वैल्यू R2, आपको सीरीज में जोड़ना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? हाथ उठाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता सम? हाँ जी, खड़े हो जाओ। 1/R1 प्लस 1/R2 सीरीज में R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 और कौन सा था? याद रखना, जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जिसका प्रतिरोध बोलते हैं रेजिस्टेंस को, तो जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, यहाँ पे R की वैल्यू होती है R से दिखा दो सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे सबका एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं, सीरीज में डायरेक्टली जोड़ा जाता है। और जब पैरेलल में लेते जिसमें नहीं गया पैरेलल में लेते रेजिस्टेंस के लिए तो 1/R3 की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डाटा इतने रहेंगे प्लस ऐसे करके। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटर के लिए। जब कैपेसिटर में जोड़ते हैं तब सीरीज में 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन होता है, और जब वहाँ पे पैरेलल में जोड़ते हैं तो C = C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, उसी पे क्वेश्चन है, तो लिखिएगा टू रेजिस्टेंसेस, टू मीटिंग नहीं बोला है बेटा, तुमने बोला है क्वेश्चन, लिखो। हाँ जी बोलो। क्या करें बेटा? हाँ, यहाँ पे ये आपने जो निकाला हो ना
ये एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल एरर इन ए है और ये फ्रैक्शनल एरर इन क्या है, बी है। ये ए में फ्रैक्शनल एरर केवल इतना है, ये बी में फ्रैक्शनल एरर है। तो जब हम लोग प्लस या माइनस करते हैं, ठीक, तो जो क्वांटिटी प्लस या माइनस के साथ रहेगी, तो जिसमें फ्रैक्शनल एरर निकालोगे उसमें एब्सोल्यूट एरर अपान दोनों का, अगर प्लस है तो सम, माइनस होगा तो डिफरेंस। ठीक, ये पूरा लेते हैं। जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में करते हैं तब जिस क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर होगा उसका एक्चुअल वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फ्रैक्शनल एरर मिलता है इसमें, जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अभी आगे बताया ये सम और डिफरेंस की कहानी है। जैसे सम और डिफरेंस के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल आपको रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटेंस पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा क्या लिखा था बेटा, टू रेजिस्टेंस having values, two resistances having value 4 and 6 ohms, 4 and 6 ohms respectively, एक का 4 है दूसरे का 6 है, 4 and 6 ohm respectively are connected in series, लिखिए if are connected series हो गया, if absolute error in R1 का पहला वाला जो रेजिस्टेंस है, in R1 is 0.2 ohm and in R2 is 0.3 ohm. In R2 is 0.3 ohm. Then calculate percentage error in measurement of equivalent resistance of combination. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का, उसमें परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, हिंदी में समझा दें, हिंदी में सुन लीजिए। दो प्रतिरोध हैं जिनके वैल्यू बेटा 4 और 6 ओम है, उनको 5% श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर पहला वाला जो रेजिस्टेंस है R1 उसके नापने में आपको 0.2 ओम का एब्सोल्यूट एरर होता है और बी को नापने में 0.3 ओम का होता है, तो इस कॉम्बिनेशन का नेट मेजरमेंट में कितना क्या होगा, परसेंटेज एरर आपका होगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कितनी परसेंटेज एरर होगी उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, वो निकालना है। ठीक, थोड़े से 5 मिनट बताओ जल्दी करिए। कितने लोग आ गए हैं, मान लो जल्दी करिए, 1 2 3 जल्दी करिए बेटा, फार्मूला सामने है, रखना है। चलिए देखिए, आया ये जितने लोग आया कितना है बेटा, आपका कितना है, 5 और मतलब जिनके आए जिनके 5 ही आए हैं। चलिए देखिए सीधा सीधा इसे देखो, फार्मूला नीचे रखा हुआ है, ठीक। इसी फार्मूले में आप वैल्यू क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल 100। जब आप डेल्टा आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग देखें इसमें रेजिस्टेंस में डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 होगा। डेल्टा R1 अपान R1 प्लस R2 इस श्रेणी में जोड़ा गया है, तो डायरेक्टली हम करेंगे रिजल्टेंट के लिए इंटू 100 प्लस
डेल्टा आपको कितना दिया था बेटा? 0.2 0.2 yes sir 0.2 अपान 4 प्लस 6 इंटू 100, ये 0.3 अपान 4 प्लस 6 इंटू 100। ऊपर हो गया बेटा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 20 अपान, इसका सम करोगे तो 10, ये हो जाएगा 30 अपान 10, ये हो गया 3, ये हो गया 2, टोटल हो गया कितना? 5%। तो कितने परसेंट आ गया? 5% आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इसको जोड़ा गया है तो 5% का यहाँ पे परसेंटेज एरर मिलेगा। अब जरा समझा यही समझा दे रहे हैं, उसको घर पे आप लगाइएगा इस टाइप का। अगर इन्हीं रेजिस्टेंसेस को सीरीज के बजाय पैरेलल में जोड़ दिया जाए, किसके? सीरीज के बजाय पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तब कितना होगा? पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा तो R1 प्लस R2 होता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल और सम रूल दोनों से आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो फिर उसको आगे उस पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन आप जान जाएंगे तो उसके बेस पर आप करिएगा। ठीक, चलो देखो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये तो हो गया बेटा सम और डिफरेंस में कैसे, अगर इसी तरह से डिफरेंस रहेगा तो नीचे वाले हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और डिफरेंस की कंडीशन कहीं बनती है उस केस में हम लोग क्या करेंगे? माइनस का डिफरेंस से आपको पूछा नहीं जाता बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स में जो पढ़ते हैं सब समय वाला पढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं तो सम वाला ही बनता है, तो डिफरेंस पे नहीं बनता। बट अगर डिफरेंस से पूछा गया कहीं कोई क्वेश्चन देंगे तो आप वहाँ पे नीचे जहाँ ए प्लस बी है वहाँ पे क्या कर लेंगे? आप ए माइनस बी कर लेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आपका बनता है, अब हेडिंग कर लीजिए, कल हो पाएगा तो सभी आ गए हैं। मल्टीप्लिकेशन हाँ लिखिएगा, क्या कैलकुलेट परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपने लिख लिया था इन सम एंड डिफरेंस, पहला हेडिंग क्या लिखिए? इन सम एंड डिफरेंस। बी कर लीजिएगा इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बी लिखिएगा इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उस केस में आप परसेंटेज की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इस पर कई टाइप के आपको बताएंगे बेटा, पढ़ के आइएगा, सारी किताबों में मिल जाएगा। जो नॉन कॉम्पिटिटिव है बोर्ड की है उसमें भी आपको मिल जाएगा, और जो कॉम्पिटिटिव है उसमें फिलहाल आपको मिल ही जाएगा। तो थोड़ा पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन जो आपको पूछे जाने हैं एरर से 95% केसेज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ही बनते हैं। किससे बनेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। ठीक है, तो उसके बेस में हम दिखा देंगे क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए ये लिस्ट है, आप दे दीजिएगा ब्लैंक। कौन सी तो राहुल ये आपका टाइम क्या हुआ? 21